दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे देश में फैले अवैध मस्जिदों के काले नेटवर्क की बात आज हम करने जा रहे हैं। अवैध मस्जिदों को पनाह देते राजनीतिक संरक्षण की और देश के इन अवैध मस्जिदों के आगे हर बार बेबस नजर आने वाले प्रशासन की आज हम बात करेंगे। वो प्रशासन जो कल मुंबई के धारावी में गया तो महबूबे सुभानी मस्जिद को तोड़ने था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस देश के कानून को जिहादियों के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। हालांकि कल धारावी की सड़कों पर बीएमसी के आगे तांडव करने वाले जिहादियों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और अवैध हिस्से को हटाने के लिए मस्जिद कमेटी को समय भी दे दिया गया है। लेकिन यहां सवाल सिर्फ धारावी का नहीं है और ना ही यहां सवाल हिमाचल प्रदेश का है, जहां संजौली मस्जिद का जो मामला उठा था। बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है दर्शकों, क्योंकि आज देश का कोना कोना अवैध मस्जिदों के अतिक्रमण की मार झेल रहा है। इसके बावजूद आज प्रशासन उन अवैध मस्जिदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवा पा रहा है और अगर कहीं करने की कोशिश भी होती है तो उसे जिहादियों के उन पत्थरों का सामना करना पड़ता है, जिन पत्थरों का सामना कल बीएमसी ने मुंबई की सड़कों पर किया था। कि किस तरह की तस्वीरें थी आपने देखी है। सड़कों पर किस तरह से हुजूम लग गया था, ट्रैफिक जाम कर दिया था, सड़कें बाधित कर दी गई थी दर्शकों। हल्द्वानी, अहमदाबाद, कठुआ, बहराइच और मेरठ ऐसे कितने शहरों के नाम मैं लूं, इसलिए मैंने लिखा है आज अवैध मस्जिदों पर सवाल, शहर शहर बवाल। कितने शहरों के नाम लूं दर्शकों। जिहादी कुछ इस प्रकार के मजहबों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं जहां अवैध मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान और मदरसों को तोड़ने पर पुलिस बल पर पत्थर बरसाते हैं। हर बार प्रशासन को जिहादियों के आगे मजबूर होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हिंदू मंदिरों पर बेरोक बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक प्रशासन ऐसे ही अवैध मस्जिदों के आगे बेबस रहेगा। यह सबसे बड़ा सवाल है आज का दर्शकों। आखिर कौन बचा रहा है इन अवैध मस्जिदों को बुलडोजर से। बुलडोजर के निशाने पर सिर्फ मस्जिदें ही क्यों हैं, और सबसे जरूरी सवाल यह कि आखिर कब तक इस देश में मंदिरों का भक्षण और अवैध मस्जिदों का संरक्षण होता रहेगा। आपने देखा कि वक्फ ने किस तरह से राजधानी दिल्ली से लेकर देश भर के कई मंदिरों पर दावा ठोक दिया है। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उस पर सवाल खड़े करने वाला कोई नहीं है? हम सवाल करेंगे, इसलिए लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इसी पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। देन विल बी बैक ऑन द डिबेट। हिमाचल से लेकर मुंबई तक और शिमला से लेकर धारावी तक फैला अवैध मस्जिदों का काला नेटवर्क इन दिनों भले ही प्रशासन के निशाने पर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के भारी जनाक्रोश और धारावी में बीएमसी के पहुंचने के बावजूद न तो हिमाचल के हिंदुओं के हाथ कुछ लगा और न ही धारावी में बीएमसी कुछ कर पाई। लेकिन यहाँ बात सिर्फ हिमाचल और धारावी की नहीं है। इससे पहले भी देश ऐसी अनेक घटनाओं का गवाह बन चुका है जब अवैध मस्जिद गिराने गए अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे गंभीर सवाल ये है, जब हिंदुस्तान में हिंदू मंदिरों पर बिना किसी रोक टोक के बुलडोजर चला दिए जाते हैं, तो आखिर प्रशासन के बुलडोजरों को देश भर में फैले अवैध मस्जिदों, मजारों और दरगाहों पर चलने से आखिर कौन रोक रहा है? जहां एक और राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर तो बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के 500 से ज्यादा अवैध मस्जिदों को आज तक एक खरोंच तक नहीं आई। जहां प्रशासन दिल्ली के रोहिणी में 15 साल पुराने हिंदू मंदिर को तो तोड़ देता है, लेकिन रेलवे की हजारों एकड़ की जमीन मस्जिद, मजारों के कब्जे से मुक्त कराने में प्रशासन आज भी विफल है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 7 मंदिरों पर बुलडोजर तो चल जाता है, लेकिन यूपी में 13,000 अवैध मदरसों को आज भी खाड़ी देशों से फंडिंग मिल रही है। यूपी के फतेहपुर में 55 साल पुराने देवी मंदिर को गिरा दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा अवैध मजारें आज भी सलामत है। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त कर देता है, तो वहीं दिल्ली में 54 सरकारी जमीनों पर मौजूद अवैध मस्जिदों और कब्रिस्तानों को ध्वस्त करने में प्रशासन असमर्थ नजर आता है। आज हिंदुस्तान के हिंदुओं के भविष्य को अंधकार में भेजने वाली तुष्टीकरण की राजनीति देश में जारी मंदिरों के भक्षण और मंदिरों के संरक्षण की सबसे बड़ी वजह है, जो चंद मुस्लिम वोटों के लिए
देश के कोने कोने में अवैध मस्जिदों को राजनीतिक संरक्षण दे रही है, जिसके द्वारा मुसलमानों को दिए गए बढ़ावे का ही नतीजा है कि आज न सिर्फ अवैध मस्जिदें सलामत हैं, बल्कि अब जिहादी अपने बोर्ड के जरिए हिंदू मंदिरों पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी है, आंकड़े आपको दिखा दिए गए किस तरह से देश में अलग अलग केसेस सामने आ रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। रमाकांत गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। एडवोकेट शहर नकवी मेरे साथ जुड़ रही हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रांशु जी महाराज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, संतोष सिंह प्रवक्ता एनसीपी से मेरे साथ शरद गुट से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। और संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल एडवोकेट शहर नकवी जी आपके साथ में चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। मुंबई में पिछले दिनों जो तस्वीरें आज से 2 से 3 दिन पहले देखने को मिली हैं, वहां किस तरह से बड़ी सारी तादाद में लोग उतर आए, ट्रैफिक बाधित कर दिया, सारे रूल्स तोड़े गए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, वहां की बीएमसी की गाड़ियों को तोड़ा गया। आखिर क्यों? अवैध मस्जिद से किसको, क्यों, किसके साथ दिक्कत है? सबसे बड़ा सवाल यही है मेरा आज का। देखिए, जब धारावी जैसी जगह पे इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत तो है, क्योंकि अवैध चीजों का संरक्षण करना सही नहीं है। तोड़ फोड़ करना एक नया क्राइम है। आप किसी चीज को जला रहे हो, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, अराजकता की एक श्रेणी में आ रहा है। अराजकता किसी को पसंद नहीं है। अगर आपकी मस्जिद लीगल है तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और लीगलिटी पे उस पर जाइए, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और सिविल सूट फाइल करके आप उस पर मालिकाना हक जाहिर कर सकते हैं। और अगर आप सही होंगे तो आपको जीत मिलेगी। न्यायालय है, न्यायालय पे विश्वास करना चाहिए। क्या ये कौन सा न्याय है कि आप रोड पे तोड़फोड़ करेंगे, रोड पे प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पब्लिक को भी पब्लिक कन्वीनियंस डैमेज करते हैं, पब्लिक भी डिस्टर्ब होती है और लोग समझने गलत मैसेज जाता है कि मस्जिद अवैध है, निर्माण अवैध है। मस्जिद हो या मंदिर, कोई भी हम कह रहे हैं इमारत हो, वो आस्था का विषय मैं नहीं बनाना चाहिए। जी चलिए, लौट रहा हूं आपके पास, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। संदीप मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं, आप तो अधिवक्ता हैं, सारी चीजों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। जब इस तरह की कोई चीजें आती हैं तो आखिर सड़क पर लोग क्यों उतरते हैं, इतनी बड़ी संख्या में उतर जाते हैं, और क्यों ये लगता है कि खतरा जो है इस्लाम पर या मस्जिदों पर पैदा हो रहा है? भाई साफ तौर पर एक सीधा सा मैसेज है कि मस्जिदों से बैर नहीं, पर अवैध है तो खैर नहीं, तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, मैं आपके शब्द को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। लोग नहीं उतरते हैं, एक धर्म विशेष के लोग उतरते हैं, एक समुदाय विशेष के लोग उतरते हैं। नहीं तो तिरुपति बालाजी में अगर आपके लड्डू में मछली का तेल दिया जा रहा है, आपको चर्बी खिलाई जा रही है, जहां पूरे विश्व भर में हिंदुओं को प्रदर्शन करना चाहिए, तो हिंदुओं को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था, कहीं कुछ हुआ ऐसा दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो एक धर्म विशेष है। और मैं एक चीज आपको समझाऊं, लॉ ऑफ द लैंड होता है और लॉ ऑफ द मॉब होता है। तो जहां लॉ ऑफ द मॉब होता है ना, वहां कानून दूसरे तरीके से काम करता है, और जहां लॉ ऑफ द लैंड होता है वहां आपसे कहा जाता है आप सिविल सूट दाखिल करिए, आप कोर्ट जाइए, आप अदालत जाइए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अगर एक भीड़ एक ट्रक में बैठ करके 50 लोगों की लाठी डंडों के साथ टोल टैक्स से गुजरती है, तो वहां पे टोल टैक्स वालों का व्यवहार दूसरा होता है, आप बिना टोल दिए निकल जाते हैं। लेकिन अगर कार में बैठे हो, आप अकेले जाते हैं और आपके पास वैलिड रीजन भी है एग्जेम्प्ट होने का, तो शायद वो आपको एग्जेम्प्ट ना करें। तो यही चीज आज हो रहा है कि एक हमारा जो हिंदू समाज है ऐसी गतिविधियों पर चद्दर तार के सोया हुआ है, जिस पे उसको विरोध करना चाहिए, जिस पे उसको सड़कों पे उतरना चाहिए। और दूसरा है कि जो स्वीडन में अगर कार्टून बनते हैं तो भारत में प्रदर्शन होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज की तारीख में जो चीजें हो रही हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि मॉब, एक तरफ की मॉब सोई हुई है जो एक अच्छा खासा वोट बैंक होने के बावजूद सोई हुई है, और एक है कि जो छोटी सी बात पर भी किसी भी तरफ डाइवर्ट की जा सकती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए बहुत ही आसान है वो दूसरी समुदाय को जो है एड्रेस करना और उनके ग्रीवांसेज को एड्रेस करना। आज देखिए, कांग्रेस एनसी की तरफ चली गई कश्मीर में मामले को लेकर के, इसी तरफ आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में चीजें हो रही हैं। तो ये सब चीजें होती रहेंगी जब तक हमारा हिंदू सनातनी सोया रहेगा। और पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। लौटूंगा आपके पास। अमित तिवारी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है मुंबई में जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आई हैं? क्या राजनीतिक संरक्षण है या इस तरह की चीजें जो होती हैं, क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी इस पर? स्पष्ट तौर पर है कि इस लोकतंत्र में संविधान के अंतर्गत हिंसा की कोई जगह नहीं है।
अगर जो चीज अवैध होगी तो वो अगर उसका प्रोटेक्शन करना है तो उसके लिए कोर्ट बने हैं, न्यायालय बने, उससे प्रोटेक्शन हो सकता है उनका, अगर होना होगा तो, अगर आप लीगल एविडेंस दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये यकीनन मानती है कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और जो लोग, हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो इस महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार की एक जननी के तौर पर उभरी है, जिसमें शिवाजी की प्रतिमा से लेकर के ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां तक उन्होंने घोटाला नहीं किया है, हम इन बातों को कहना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे इस बात को मानती है कि इस डेमोक्रेसी में नहीं, फिर उन लोगों से क्या कहेंगे जिन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी, बीएमसी की पुलिस वालों से हाथापाई की? बिल्कुल कह तो रहे हैं कि इस लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। पुलिस को यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। नहीं, उन लोगों से क्या कहेंगे? पुलिस तो अपना काम कर ही रही है सर। उन लोगों से कौन है वो? नहीं, वो जो लोग भी हैं, उन लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का इस डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं है और नई हिंसा का कोई देश का कोई भी बाशिंदा सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग हिंसा को समर्थन उनसे खुल के बोलिए ना सर। जो लोग हैं कि सीधी कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई कानून को हाथ में लेता है। कार्रवाई करने वाला कौन है? ये हमारे और आपके कहने से कार्रवाई होगी? वो कार्रवाई तो वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने क्या कार्रवाई की? आप इसे दिखाइए ना कि वो कार्रवाई करने से क्यों डर रही है। रमाकांत गुप्ता साहब जवाब दीजिए, क्या कार्रवाई करने से बीजेपी डर रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव सेट है कि जहां पर रमाकांत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? रमाकांत जी को आवाज जा रही है क्या मेरी? सर अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। जो कल मुस्लिम समाज ने जो आतंकवादी के रूप में समर्थन देने, मस्जिदों को समर्थन देने के लिए जो संख्या बल का प्रयोग किया, वो संख्या बल का कोई विशेष औचित्य नहीं रहा, लेकिन उन्होंने माफीनामे के तौर पे 4 से 5 दिन का समय मांगा है। 4 से 5 दिन में उन्होंने खुद कहा है कि तोड़ेंगे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी लिया है, लेकिन ये धारावी में बार बार जो है वहां के जो पूर्व विधायक हैं उनका प्रोटेक्शन है, वो लोग जबरदस्ती इसको कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई होने वाला नहीं है। मस्जिद को 101 का तोड़ा जाएगा आगे नहीं, पिछले कितने दिन तक वो बिल्ली खैर बनाएगी, वो हम अगले 4-5 दिनों में उस मस्जिद को गिरा देंगे, इसका पक्का आश्वासन है। और ये इस पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी सभी वगैरह ने इसको गंभीरता से विषय लिया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, अगर वो अवैध है तो फिर गिरने में क्या दिक्कत है? अवैध तो भाई गिरना ही चाहिए, क्या कहेंगे? अवैध ही लोगों की क्या है, जो विधायक संतोष सिंह जी, कांग्रेस की विधायिका मुंबई के अध्यक्ष है, उनको थोड़ी सी अपने टीआरपी बढ़ाना है, उनको अपने वोट बैंक की राजनीति करना है। ये खाली राजनीति का विषय बन गया है कि मुस्लिमों के साथ में मैं खड़ी रहूंगी, मस्जिद अगर बचेगी तो हमारा वोट बैंक बनेगा। कांग्रेस का हमेशा का नाटक रहा है मुस्लिमों का। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है संतोष जी बोलिए। संतोष जी तक मुझे नहीं लगता है कि आवाज जा रही है, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए अगर आवाज नहीं जा रही। अनम्यूट कर लीजिए सर, म्यूट हैं आप प्लीज। चलिए आप तब तक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। चंद्रांशु महाराज जी आपके पास जा रहा हूं। एक तरफ हम देखते हैं कि जहां मंदिरों पे वक्फ का दावा है, राजधानी दिल्ली के 6 मंदिर ऐसे हैं जहां वक्फ ने दावा बोला है, तो मंदिरों पे अगर इस तरह की कार्रवाई हो तो बुलडोजर चलने के लिए तैयार है, वहां कोई सड़कों पे नहीं। और दूसरी तरफ मस्जिद हम देखें, संजौली में जो चीजें हुई, मंडी में कितने लोग सड़कों पर उतरे हैं, आज ये स्थितियां हैं कि वहां अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है देवभूमि में, और अब मुंबई में क्या हालात हैं वो सबने देखें। क्या कहेंगे महाराज जी इन पर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और तुष्टीकरण की जो राजनीति है हावी है, सेकुलर के नाम पर कहीं न कहीं देश में एकता, अखंडता कहीं न कहीं तार तार होती दिखाई पड़ रही है। अल्पसंख्यक समाज रहे नहीं, अब तो बहुसंख्यक समाज है। और जिस तरह से दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं, अभी चाहे बालाजी का जो लड्डू प्रसाद का प्रकरण आया हो, वो केवल लड्डू का प्रकरण ही नहीं, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के जो आस्था थी, भावना थी, चाहे उसका मामला हो, जिस तरह से लगातार कहीं न कहीं अपने को दबाया जा रहा है। हम सनातन हिंदू धर्म में लंबी जितने भी लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू समाज का जिस तरह से उत्पीड़न हर पार्टी वाले लोग, हर तरह से लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह चिंतनीय है और सोचने वाली बात है। मस्जिद जहां बनना होता है, हम 500 साल तक कहीं पर जाकर के मुकदमा लड़ते हैं, कोर्ट से जाकर के, तब हमको राम मंदिर मिलता है। ज्ञान वापी के सारे साक्ष्य आने के बाद भी कोर्ट में चल रहा है।
ओके, अपने पॉइंट इस टेकन तरह सर। से- शहर नकवी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब इस तरह की कोई चीज आती है, तो अभी जिस तरह से चंद्राशु महाराज जी कह रहे थे कि एक वर्ग है जो लंबी लड़ाई लड़ता है, कोर्ट के सहारे चलता है, और दूसरी तरफ ऐसी जब अवैध मस्जिदों की गिरानी की बात आती है तो छतों से पत्थर क्यों आते हैं, फिर लोग सड़कों पर क्यों आते हैं? देखिए, ये तो सिस्टम की कमी है। महाराष्ट्र में सरकार ने किस तरह से भीड़ को इकट्ठा होने दिया, प्रशासन क्या कर रहा था उस टाइम जब इतने सारे लोग भीड़ इकट्ठा हो गई है, और अवैध निर्माण को परमिशन कैसे मिली? इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो गया, मस्जिद आज तो बनी नहीं होगी, बहुत पुरानी होगी, ये कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे और किसके सुपरविजन में हुआ, किसके संरक्षण में हुआ, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ? अगर मस्जिद अवैध है तो एक भ्रष्टाचार की निशानी है ये, और उसको तुरंत गिरा देने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर अवैध है तो आप उस हिस्से को डिमोलिश करिए, अगर डिमोलिश नहीं करते हैं तो नहीं, हराम पर की जगह बिल्कुल आप सही नमाज कह रही हैं, नहीं कर इसीलिए बुलडोजर नमाज- उस दिन पहुंचा था, लेकिन बुलडोजर को पहुंचने नहीं दिया, गाड़ियां तोड़ दी गई। नमाज ये जायज इतनी नहीं बड़ी है, संख्या जो- में जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई सीख दी जाती है क्या? कोई षड्यंत्र किया जाता है कि अगर प्रशासन आए तो आने मत दो, सड़क पर इतनी संख्या में हो जाओ कि बुलडोजर आए तो उसको तोड़ दो? ये कोई प्लानिंग होती है क्या? जी, ये तो मुझे तो प्लानिंग ही लग रही है। जो देखने से लग रहा है इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा तो नहीं हो सकते। किसी के कहने पे, किसी के उकसावे पर इतनी बड़ी भीड़ आती है और वो पत्थरबाजी कर रही है। देश के अंदर अगर पत्थरबाजी हो रही है तो क्या कश्मीर है ये? कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिलता है तो बड़ा दुखद है, बड़ा अफसोस होता है इस चीज को देखकर। और इस्लाम में एक तरह ये भी कहते हैं आप कि अवैध चीजों पे, हराम जगह पर हम नमाज नहीं पढ़ सकते। जो चीज विवादित हो जाए वहाँ नमाज नहीं हो सकती है। तो विवादित जगह पर किस तरह से नमाजें अदा की जा रही है? हर जुमे को नमाज अदा करते हैं, सुबह शाम 5 वक्त नमाज अदा करी जाती है। ठीक है, ऐसा चलिए क्यों संतोष जी, किया? आपके पास आ रहा हूं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मुंबई में जो तस्वीरें आई, धारावी में आपने तस्वीरें देखी, अगर इस तरह से सरेआम गाड़ियां फोड़ी जाएंगी बीएमसी की, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बा बुलंद आ रही है, बोलिए। देखिए सर, 90 फीट का रोड है, 25 साल पुरानी मस्जिद है, और उसका छोटा सा भाग जो डिमोलिशन के लिए बीएमसी ने उस पर नोटिस दिया है। ठीक है, इस मामले को इसी तरीके से देखना चाहिए कि जब नोटिस दिया है, बीएमसी को मालूम है कार्रवाई करनी है, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं रखा गया था? क्यों लोगों को उकसने के लिए भीड़ जमा होने दी गई, फिर पत्थर चलने दिया गया? इस सब के पीछे क्या षड्यंत्र है? ये क्या षड्यंत्र है? फिर इसको तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदुइज्म, ये सबसे जोड़ने का कोई विषय नहीं। नहीं ये तो इतने पूरा लोग पूरा जो उतरे कानून थे का उन पर failure क्या है। कहेंगे? वो कौन थे फिर जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी? वो पूरी तरह गलत। वो देखिए सर, एक मस्जिद अगर टूट रही है जो 25 साल से जिसमें लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तो उसके फेवर में मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में उपस्थित हुआ प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब है कि आपका कानून फेल हुआ। आपको ये पहले से नोटिस दिया गया था, और ये बुरी तरह से आपका कानून फेलियर हुआ। पुलिस बंदोबस्त बहुत कम था, बुलडोजर अंदर नहीं पहुंच पाया। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। हाजी नाजिम ने मुझे ज्वाइन कर लिया। नाजिम साहब, आवाज आ रही है? 3 दिन से तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। धारावी में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ी संख्या में लोग उतरते हैं, गाड़ियां तोड़ दी जाती है। शिमला टू मुंबई क्यों नहीं रुक रहा है? नाजिम साहब, क्या कहेंगे एक स्कॉलर के तौर पर आप? हाँ, देखिए विकास भाई, जिस तरीके से अभी आपने धारावी की मस्जिद के बारे में बात करी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत आसान है भारत के अंदर मस्जिदों को निशाना बनाना। कोई भी मस्जिद को आप ये कह दे कि अवैध है मस्जिद, तो पूरे का पूरा एक संगठन ऐसा आ जाता, मस्जिद को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते। तो विकास भाई, इसका जीता जागता प्रमाण आपने संचोली में देखा होगा। अब ये बता दीजिए, संचोली के अंदर किस तरीके से आपने देखा होगा मस्जिद को घेरने की कोशिश करी गई थी हिंदू संगठन के द्वारा, जबकि वहां का केस उसमें कोर्ट के अंदर चल रहा था, लेकिन वहां पे हिंदू संगठनों ने ऐसा माहौल अवैध नहीं थी तो फिर सरेंडर क्यों कर दिया वहां के लोगों ने? खुद हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हम गिराने तैयार हैं। सुन तो लीजिए विकास भाई, देखिए मैं तो अभी शुरुआत करी है। मैं भी आपका काउंटर ही कर रहा हूँ नाजिम भाई, बहुत आराम से सुन रहा हूँ मैं। आज करेंगे चर्चा, अपन पूरा टाइम लेके बैठा हूँ मैं भी। हाँ विकास भाई, आप बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, मैं आपके दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ जी। हाँ देखिए, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर किस तरीके से हिंदू संगठनों ने वो माहौल बनाने की कोशिश करी थी। हम लोगों को बाबरी मस्जिद याद आ रही थी कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी तरीके का माहौल संचोली के अंदर भी बनाया गया। भाई अवैध होंगी तो शहीद होंगी, उसमें दिक्कत क्या है? कोई चीज अगर प्रॉपर्टी अवैध कंस्ट्रक्शन है तो फिर उसको डिमोलिश किया जाएगा। हाँ, अब ये तो संदीप मिश्रा ज्यादा बेहतर बताएंगे, उंगली भी उठा रहे हैं। बोलिए संदीप मिश्रा जी, ओवर टू यू, आपको दे रहा हूं मैं। हाँ, मस्जिद हमेशा वैध होती है, मस्जिद कभी अवैध नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से विकास की बार बार एक बात आ रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ सुन लीजिए संदीप, सुनिए एक बात सुनिए, अगर सुपरटेक कोई बिल्डिंग, ठीक है संदीप जी, आ रहा हूँ 10 सेकंड और नाजिम साहब को दे रहा हूँ, 10 सेकंड और दे रहा हूँ। ठीक है, बोलिए नाजिम साहब।
हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास भाई, आपने देखा होगा एक पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ पे चारों तरफ से बाउंड्री लगा के कब उसको मंदिर का रूप दे दिया जाता, हम लोगों ने कभी आपत्ति नहीं करी। पहाड़ों पे आपने देखा होगा कि कभी भी मंदिर बनकर खड़ा हो जाता, हम लोगों ने कभी आपत्ति नहीं करी कि वो अवैध है। लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूरा ध्यान है, लेकिन नहीं तो फिर हमारे कब जो उतर रहे हैं आप, हिंदू कब भाई उतर रहे हैं हैं, नाजिम वो साहब, हमारी कब उतर रहे हैं? मस्जिदों को उतरिए ना, लेकर आप तो हर हफ्ते फतवे जारी करते हैं, तो फिर करिए उन पे। अगर आपको लगता है कि अवैध है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस तरह से कोई अवैध है। संदीप मिश्रा बोलिए। लौट रहा हूं नाजिम साहब, आ रहा हूं आपके पास। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस देश में दो कानून हैं, और दो कानून मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे आधार पे कह रहा हूं। एक सुपर बिल्डिंग बनाती है 20 तल्ले की, और जब उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है तो डायनामाइट लगा के उड़ा दिया जाता है नोएडा में। और एक जगह जो है, लोग जब 25-30 साल से रेलवे ट्रैक के किनारे रहना शुरू कर देते हैं रेलवे की जमीन पे, तो देश की सबसे बड़ी अदालत कहते हैं इनको रिहैबिलिटेट करो, इनको अवैध जगह पे जो लोग बसे हो उनको बसाओ। ठीक है, तो जब कानून दो लोगों को दो तरह से ट्रीट करता है, तो इसीलिए एक समुदाय विशेष का मन बढ़ता चला जाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। अभी 4 दिन का जो समय इन्होंने लिया है ना कि मैं खुद गिरा दूंगा, आप देखना कोई हाई कोर्ट चला जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट कहेगी इसमें 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कोई डेट लगा दो, और फिर डेट पे डेट और लंबी तारीखें चलनी शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल स्पष्ट है, टाइम बाइंग टैक्टिस थी, गिराने वाले नहीं है। इतने शरीफ हो ही नहीं सकते भाई साहब। ये इतने अगर शरीफ होते तो 400 साल 500 साल की लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती। हमारे साधु संत बहुत ही तपस्या की, राम मंदिर के लिए किसी तरह इस मामले का अदालत के बाहर ही समाधान। ठीक है, चलिए इस पे जवाब लूंगा, सभी लोगों के पास लौटूंगा। अवैध मस्जिदों पर सवाल, शहर शहर बवाल, चर्चा इसी पर चल रही है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अब चंद्रांशु महाराज जी आपके पास आऊं, उससे पहले अमित तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। अभी हमने बात की तो सरकारों पर सवाल खड़ा हुआ और कहा कि महाराष्ट्र में सरकार जो है वो ठीक ठाक काम नहीं कर रही है। इस तरह की खबरें भी, बातें भी निकल कर आई। लेकिन हिमाचल में जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? वहां तो सरकार आपकी है, लेकिन इस तरह से वहां जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा था उस पर लाठी डंडे चले हैं, वहां जिस तरह की तस्वीरें आई उस पर क्या कहेंगे आप? हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, आवाज बढ़ाइए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, आवाज आ रही मेरी क्लियर? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, हमने पहले दिन से कहा है कि अवैध कोई चीज होगी उसका प्रोटेक्शन करने कोई नहीं आएगा। लेकिन हम जिस राज्य में शासन कर रहे हैं, जहां हमारी सरकार है, जहां हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है, उस देवभूमि को हम रक्त रंजित नहीं होने देंगे। हम देखिए, बात आई ना उसी चीज को लेकर के कि जो चीज इलीगल है उसको हटवाएंगे। उसके लिए हमारी सरकार ने निगोशिएशन किया, बात की, और वो चीज हटेगी भी। कोर्ट का भी आदेश से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश रही है कि जहां पर उनकी सरकारें नहीं है, वहां पर जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं उनको बदनाम करके किसी भी प्रकार से, रमाकांत गुप्ता जी जवाब दीजिए, जो सड़कों पर वहां हिमाचल के इतने हिंदू उतरे, लोग उतरे, वो क्या बीजेपी के थे? बिल्कुल थे। रमाकांत गुप्ता जी जवाब दीजिए। नुमाइंदे थे। और दूसरी बात, छोटे सा जी, बस 10 सेकंड मुझे और दे दीजिएगा, बहुत छोटा सा, कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के मोमेंटम चलाती है, आप समझिए कि जब गौ यात्रा लेकर के नागालैंड जाते हैं, आप कभी खबर चलाइएगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर कहते हैं ना कि हमें गाय खाने में कोई गुरेज नहीं है। उस पर आप जिस दिन खबर चलाएंगे ना, उस दिन हमें बहुत अच्छा लगेगा और देश के लोगों को वीडियोस भेजिएगा। अमित तिवारी, मुझे इंतजार है, मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा है कि कोई गाय को ऐसे सार्वजनिक मंच से खाने की बात करे। अगर आपने देखा है तो मुझे भेजिएगा जरूर उस पर। चंद्रांशु महाराज जी, ऐसा हो सकता है कि ये जो कह रहे हैं सार्वजनिक मंच से गाय को अगर इस तरह की बात की जाती है? सुनिए ना सर, कंगना रनौत जो मंडी की सांसद हैं, वो बीफ खाती हैं, उनके चरण वंदन कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है ना। जब बीफ खाने में उनको इतराज नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी झूठा आडंबर फैलाती है। बांटो, राजनीति करो। जवाब ले रहा हूं। रमाकांत गुप्ता साहब जवाब दीजिए, अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो बोलिए। कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी जो संविधान की किताब लेकर फोटो खिंचाते घूम रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, उनकी पार्टी की मुंबई की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ जो सांसद हैं, उनके माध्यम से कल जिस तरह के बीएमसी के काम में अड़चन पैदा की गई वो शर्मनाक है। ये लोगों ने भीड़ को जमा करने के लिए
मस्जिदों से प्रशासन क्या कर रहा था? जो फर्क तो इस भुगा बात से है, है कि प्रशासन आपका जो क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आपने माध्यम से कमीशन खाया बैन है, शिवाजी की उसके मूर्ति में, माध्यम से 34 करोड़ इन्होंने की मूर्ति आवाज 2.5 लाख में बना इन्होंने करके 22 ऐलान लाख बना किया करके कि लोग तैयार कर दी। धारावी क्या बात पुलिस करते स्टेशन का हैं? घेराव करें, इतनी मोटी मलाई पुलिस खाने वाले, स्टेशन का भ्रष्टाचार घेराव की करें। मलाई खाने वाले लोग आज प्रशासन नहीं संभाल पुलिस रहा है स्टेशन और का आज घेराव चुनावी करें, ईयर में ये है खाली और आप भीड़ तंत्र गलत का प्रोपेगेंडा हिस्सा चला था। करके बात को ये नहीं करना वर्षा चाहते। गायकवाड़ के माध्यम से लोगों को हाँ। जबरदस्ती जमा किया गया, उनके लोगों को खाली वोट बैंक की राजनीति करना था, इसलिए इतने लोगों को वर्षा गायकवाड़ माजी आमदार इन लोगों ने जमा किया, जिनका कोई औचित्य सरकारी काम में। ठीक है, लौट रहा हूं चंद्रांशु महाराज जी, आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से भी बातें कही गई अमित तिवारी जी की तरफ से, जो वहां पर हिमाचल में हिंदुओं के साथ जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां चली, क्या कहेंगे उन लोगों को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस हो या भाजपा हो, कभी भी जब इन लोगों की बारी आती है, ये लोग पार्टी से एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप से कभी ऊपर उठते ही नहीं। समस्या मुद्दे की तरफ इनका ध्यान कभी जाता ही नहीं। मेन समस्या क्या है कि देखिए, अब स्पष्ट विकास भी बोलना, स्पष्ट भी बोलना है। जो जिहादी मानसिकता है, इसके खिलाफ, क्योंकि वोट बैंक के लालच के लिए ये लोग उसको कहीं ना कहीं प्राप्त करें और बढ़ावा लगातार देते जा रहे हैं। हम लोग पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए बार बार पार्टी से हट करके कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद लगा करके बैठे हैं। जिस तरह से उत्पीड़न लगातार हो रहा है, तो ये निश्चित करना चाहिए, ये लोग बताएं तभी आगे आकर के चल करके इस बात को बोलें कि देश संविधान से चलेगा या कि कुरान से चलेगा या गीता से चलेगा। हम लोग तो गीता का कभी हवाला नहीं दिए, कभी ये लोग कुरान के साथ नहीं। राहुल जी सुन ले क्षमता, मैंने प्रेम से सुना, बीच में नहीं, अभी वो बारी के इंतजार करिए, बोल लीजिएगा। हम लोग ने कभी इस चीज को नहीं कहा, मैं आप पर व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी पर ही बोल रहा हूँ, दोनों पार्टी पर। मैं सीधी सिंपल हमारा जो तर्क है सीधे, कि हमको देश की चिंता है और देश की चिंता में ये आता है कि कौन से लोग हैं। अगर जो अवैध है उसको गिराने के लिए भीड़ कहां से इकट्ठा होती है। अभी हाजी साहब को हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, 500 सालों तक हम मुकदमा जो लड़ रहे थे। मैं सन 2006 में पहली बार जेल गया, 2014 में जेल गया राम मंदिर के लिए, तो कौन भेजने वाले लोग थे, क्यों जा रहा था अगर इतना सब कुछ था। और मैं बार बार चीख करके भारत के मुसलमानों से पूछ रहा था कि बाबर का क्या संबंध है। और आज भी वही ने कहा, जिस तरह से नाच चल रहा है इन लोगों का, आज भी। अब राहुल जी बोलिए एक बार ईमानदारी से, एक बार समझिए, ज्ञान वापी का सब सामने आपके सामने स्पष्ट सब कुछ रखा हुआ है। आप मथुरा का सामने देख रहे हैं, ऐसे जितनी जगह है, एक बार खुल करके बोलिए ना। ये शांति प्रिय जो कबूतर उड़ाता जा रहा है, यह जो समाज है, कौन लोग हैं और ये कब खड़े होकर के साथ में आएंगे। ये जो हजारों की भीड़ दिखाई पड़ रही है, सच कह रहे हैं कि इतना बड़ा बालाजी कांड होने के बाद में आज तक कोई हिंदू सड़क पर ठीक है, चलिए महाराज जी लौट रहा हूं आपके पास। संतोष सिंह जी आपके पास में आ रहा हूं, बोलिए क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि कल वर्षा गायकवाड़ मैडम ने बहुत भीड़ जमा की, तो मुख्यमंत्री साहब भी उसमें सम्मिलित है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब के मिलने के बाद, उनसे मुलाकात करने के बाद ये मामले को 8 दिन के लिए प्रलंबित किया गया और मस्जिद कमेटी को मौका दिया गया कि वो ढांचे को अपने हिसाब से गिरा ले। तो इसमें क्या मुख्यमंत्री भी एकनाथ शिंदे भी मिले हुए हैं क्या? नहीं, सड़क पे जब जनता उतरी है, उसके बाद जब बीएमसी का बुलडोजर वापस लौटा है, पुलिस के कर्मचारी वापस लौटे, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। उसके पहले मुख्यमंत्री ने आदेश नहीं दिए थे 8 दिन के पहले कार्रवाई करने, उतार दिया था, उसके बाद ये फैसला हुआ है। वर्षा गायकवाड़ की लगातार मुख्यमंत्री से बातचीत चल रही थी। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कोई रोल नहीं है, ये महानगर पालिका का ऑफिशियल नोटिस था। महानगर पालिका ने 2 दिन पहले उनको नोटिस दिया था कि इस तारीख को इतने बजे हम आपका मस्जिद तोड़ेंगे। उसके लिए जिहादियों के माध्यम से मस्जिदों के लाउड स्पीकर पे इस तरह का ऐलान करना कि हम आइए हमारा बुलडोजर मॉडल नहीं है क्या? ये बुलडोजर मॉडल नहीं है योगी राज की तरह बुलडोजर नहीं, तो फिर कैसे हथौड़े से तुड़वाना चाहते हैं क्या आप? भाई अवैध कंस्ट्रक्शन अगर बुलडोजर से नहीं टूटेगा तो फिर कैसे तुड़वाना चाहते हैं संतोष सिंह साहब? क्या हथौड़े से तोड़ने बैठेंगे कर्मचारी? तुष्टीकरण होता है उसी तरीके का खास वर्ग को प्रभावित करने के लिए। भाई उन लोगों से लगाव क्यों है? मेरा सवाल यह है कि जो लोग सड़कों पर उतरे, कानून हाथ में लिया, गाड़ियां तोड़ी, उनसे लगाव क्यों है? नाजिम, हाजी नाजिम साहब बताइए, कौन है वो लोग जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी और इस तरह से सड़कों पर उतरे, ट्रैफिक बाधित किया है, पुलिस से धक्का मुक्की की है? हाँ विकास भाई, ये वही लोग हैं जिस तरीके से सिंचौली के अंदर पुलिस प्रशासन के ऊपर किस तरीके से पत्थरबाजी करके उन लोगों को घायल करा गया। और लेकिन जब पत्थरबाजी का जब नाम आता
तो मकान, एक आलीशान बिल्डिंग किसकी धाराशाही होती है छतरपुर में? एक हाजी साहब की। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल के अंदर वहां पत्थरबाजी हुई, वहां पर पुलिस प्रशासन तो वो अवैध थी ना, उसको क्लियर हो गया ना। वहां जो लोग थे, उनके मस्जिद के जो ठेकेदार थे, उन्होंने कह दिया कि हम तोड़ रहे हैं, गलती हुई है हमसे, अवैध थी। तो देखिए विकास भाई, मैं जब आप पत्थरबाजी की बात कर रहे थे तो मैंने पत्थरबाजी बताई कि किन संस्थानों ने पत्थरबाजी। अब आप हिमाचल पे बोल रहे हैं, हिमाचल पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए नाजिम साहब। हाँ, अब देखिए जिस तरीके से बार बार ये जो आप कह रहे हैं कि ये किस तरीके का मामला है, कैसा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ मस्जिद वैध है, और वरना तो ये बता दीजिए धरावी वैध है या अवैध है। अगर पूरी धरावी अगर अवैध है तो फिर वहाँ मस्जिद जो बनी हुई है तो फिर वो किस तरीके से नहीं, फिर नाजिम साहब जो प्रशासन उतरा है उसके खिलाफ है हाजी नाजिम, उसके खिलाफ है हाजी नाजिम। जो प्रशासन वहां कार्रवाई कर रहा है, वहां जो कागजात नहीं मिले, जो हिस्सा अवैध है उसको जो गिराया जा रहा है, उसके खिलाफ है फिर हाजी नाजिम। बोलिए वो गलत है, प्रशासन गलत है। सुन लीजिए विकास भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि आखिर मस्जिदें ही क्यों निशाने पे? भारत के अंदर दो ही चीज निशाने पे है, भारत का मुसलमान और मस्जिद। कहीं भी मुसलमान को ले लीजिए आप, धार्मिक नारा लगा के उनकी मौली चीज करा दीजिए, कहीं पे किसी भी मस्जिद को आप मस्जिद के लिए बुलडोजर। अरे हाजी नाजिम वो कह रहे हैं मस्जिदों से बैर नहीं है, पर अवैध है तो खैर नहीं है। ये लैंड जिहाद के लिए मस्जिद ही बनाई जा रही है। हिंदू लोग जो है मंदिर नहीं बना रहे हैं वहाँ पे, खुले मस्जिदें खुलेआम जो है लैंड जिहाद का काम है। ठीक है, लौट रहा हूँ मैं आपके पास, रमाकांत जी लौट रहा हूँ, बोलिए हाजी नाजिम। उस समय मस्जिद बनी तो इन लोगों ने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? लेकिन जब मस्जिद बन के तैयार होगी, सारा चीजें पिछले 25 साल का जो आंकड़ा बताते मस्जिद वहां पर है, तो आज मस्जिद उनको अवैध नजर आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ वहां चुनावी जो माहौल है, चुनाव नजदीक है महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए मस्जिदों को माहौल के हिसाब से बनाया जा रहा है निशाना कि अगर मस्जिद को ये सही करेंगे तो वोट इनको मिलेगी। बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वहां चुनावी माहौल है तो अभी चुनाव हरियाणा में भी चल रहे हैं, हरियाणा में कोई ऐसा केस नहीं सामने आया? देखिए हरियाणा में इसलिए केस सामने नहीं आया क्योंकि वहां हरियाणा की जो सम्मानित जनता बड़ी समझदार है, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन जिस तरीके से धारावी के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, अरे हाजी नाजिम साहब, जब मैं शिमला पे पूछने जाता हूं तो आप मुंबई पे जाते हैं, जब मैं मुंबई पे आता हूं तो आप शिमला पे चले जाते हैं। हाँ सुन लीजिए, देखिए शिमला भी भारत के अंदर ही है, मुंबई भी भारत के अंदर है। नहीं, पर मान लिया ना वहां अवैध है, हाजी नाजिम मान लिया ना वहां अवैध है। जान जाएगी। सुन लीजिए, मस्जिद वैध है, मैं बार बार कह रहा हूँ मस्जिद वैध है। अवैध ये जो लोग जो अवैध कह के मस्जिद के वो कर रहे हैं, गलत बयानबाजी बंद कर दे। मस्जिद हमेशा वैध होती है, मस्जिद कभी अवैध नहीं होती। लेकिन हाँ, जिस तरीके से एक माहौल बना रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ, तो मैं ये बार बार इनसे कहना चाहता हूँ, बंद कर दीजिए एक समुदाय के खिलाफ। अच्छा, एक बात बताइए हाजी नाजिम, अब मेरा एक सवाल सुनिए हाजी नाजिम साहब। लौट रहा हूँ रमाकांत जी आपके पास, प्लीज इंटरप्ट, बीच में एक एक करके हम बोलेंगे तो सबकी आवाज जाएगी। ये जो वक्फ का दावा ठोका गया है दिल्ली के 6 मंदिरों में, आप भी दिल्ली में रहते हैं, आप तो कब से देखते आ रहे हैं, जरा इसके कागज फिर कौन दिखाएगा? हाँ सुन लीजिए, देखिए अभी जब आपने मंदिरों की बात करिए तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए भारत के अंदर मंदिर भी बनेंगे, मस्जिद भी बनेगी। देखिए धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल भारत में नहीं बनेंगे। नहीं, फिर वक्फ ने जो दावा ठोका है मंदिरों पर कि ये अवैध है, ये हमारी जगह, फिर उसके कागज कौन दिखाएगा? जब आप कह रहे हैं कि सारी चीजें वैध हैं, पुरानी बनी है, तो दिल्ली के ये 6 मंदिर तो 25 नहीं 75 साल पुराने बने। हाँ सुन लीजिए, अब आपने जब यहाँ दिल्ली के मंदिरों की बात करी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे मंदिर बने हुए हैं, जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड अपना क्लेम करेगी या नहीं? वक्फ बोर्ड कहेगी कि हाँ हमारी जमीनों पे ये मंदिर बने। लेकिन हम लोगों ने कभी आपत्ति दर्ज कराई कभी मंदिरों पे, कभी हमने ये कहा कि ये मंदिर अवैध है। लेकिन अक्सर विकास भाई हमारी मस्जिदें ही निशाने पर रहती है, हमारी मस्जिदों को अवैध कहा जाता है। और एक बहुत अच्छा प्रचलन चल रहा है आजकल, तो किसी भी मस्जिद को आप अवैध कह दीजिए, फिर पूरा संगठन आएगा उस मस्जिद को चारों तरफ से घेरेगा। अमित तिवारी, क्या आपको लगता है ये जो बोल रहे हैं ये सही है? देखिए, हम तो इस बात को कहना चाहते हैं कि जो कहीं पर भी अवैध होगा इस देश के अंदर वो गिराया जाना चाहिए, वो गिराया जाएगा। लेकिन यही तो बात है ना, बहुत क्लियर है। इसका निर्णय कोर्ट करेगा, और इसमें अव्यवस्था हुई है वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस बात को एक्सेप्ट करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मैं राजेश जी बहुत छोटी सी बात कर रहा था आपसे, आपने कहा आपने नहीं सुना। मैं आपको दैनिक भास्कर की वो पूरी क्लिप कल अभी तुरंत हमारे शंकराचार्य जी पहुंचे थे अयोध्या, उन्होंने गौ रक्षा आंदोलन वहां से प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी
कि जो नागालैंड में जब हमारी यात्रा जाती है तो वहां का प्रदेश अध्यक्ष इस बात को खुली तौर पे कहता है, मुझे गाय खाने से कहीं नहीं रोक सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का धर्म के प्रति, मैं गाय आपसे के मस्जिदों प्रति, पे धारावी पे गाय बात के कर रहा हूं, मेरे प्रति, कई डिबेट भारत वहां के पर हैं, आप भारत माता देखिए के प्लीज। प्रति जो आडंबर है, ये आडंबर के तौर पे दिखता है। बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी भारत गौमांस के निर्यात में अभी भी दूसरे नंबर पे क्यों है? आज किसकी सरकार है? अरे मैं एक्सपोर्ट आपसे इंपोर्ट मस्जिदों कौन पर करता है? पूछ रहा हूँ, संदीप मिश्रा जी, मैं- यही है क्या? मैं मैंने अगर आप बहुत उस पर स्पष्ट जवाब पूछो तो दिया। आप वहां चले जाओ। मैंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है उस पे, आप कह ही नहीं सकते बोलिए कि मैंने संदीप उस पे जी। जवाब नहीं दिया है। ये एक बहुत पुरानी टैक्टिक्स है कि लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। क्या बात, क्या कैसे टैक्टिक्स है? कैसे टैक्टिक्स है? बयान पढ़िए ना, फिर बताइए। बयान पढ़िए फिर बताइए कैसे टैक्टिक्स है? बैठे क्यों? हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो गलत कहती है उसके खिलाफ मुंह खोलने में शर्म आती है क्या? हिम्मत है कहने की? क्या कहे तो हिम्मत करके दिखाइए आप। तोड़ी है। अरे अमित तिवारी जी, हिमाचल में क्या हुआ है वो देख लीजिए जरा। आपके हिमाचल में- मंत्री ने हिमाचल सदन में में खड़े क्या होकर हुआ? कहा है कि हाँ। अवैध मस्जिद है, वहां का हिंदू जगह अरे है, तो- तब उस मस्जिद पे कार्रवाई हुई है, नहीं तो आप अरे तो तो- सुन भी नहीं तो रहे। भारतीय और हिमाचल जनता में जिस पार्टी तरह से हिमाचल अवैध भूमि मज़ारें की पड़ी हैं वो करना आंकड़े पढ़ चाहती है। लीजिए। जब हिमा- हिमाचल बना था तब आंकड़े- के आंकड़े देख लिए, 2011 के देखिए और अभी के देख लीजिए, सारे जवाब मिल जाएंगे। संदीप मिश्रा बोलिए, उसके बाद चंद्रांशु महाराज 10 सेकंड में डिबेट बंद करना है। 1.5 साल पहले की नहीं बनी हुई है ना। धन्यवाद देता विकास हूं। जी, जो चीज अवैध होती है, जो गलत होती है, वो गलत होती है, लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। धामी सरकार ने सैकड़ों मजारों को तोड़ करके गिरा दिया। हाँ। तो इलीगल थी अवैध। भाई सवाल इतना सा ही है, चंद्रांशु महाराज जी आखिरी 10 सेकंड है आपके पास कि मस्जिदों से बैर नहीं है पर अवैध है तो खैर नहीं है, यही प्रशासन कह रहा है। चंद्रांशु महाराज 10 सेकंड आपके पास। चंद्रांशु भी यही कह रहे हैं कि जो अवैध है टूटना चाहिए। हाजी साहब तो जाते जाते एक स्क्रीन पर चल रहा है मंदिरों का भक्षण, बुलडोजर आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, वो हाजी साहब भी देख रहे हैं। और कोई हिंदू समाज कहीं पर भी नहीं उतर रहा सड़कों पर। बिल्कुल, और जो कागज की बात है, जो वैध है उन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। नाजिम साहब, जो आप कह रहे हैं टारगेट मस्जिदों को किया जा रहा है, पूरे देश में मस्जिदें हैं, वहां कोई नहीं कह रहा है कि वो अवैध हैं, लेकिन जो अवैध हैं उन्हीं पे कार्रवाई हो रही है। मेरे पास समय इतना ही था। चंद्रांशु जी, संतोष जी, रमाकांत, संदीप जी, अमित जी और हाजी नजीम साहब, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में बातचीत करने के लिए। सवाल यही है कि मस्जिदों से बैर नहीं पर अवैध है तो खैर नहीं, और जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जो कानून हाथ में ले रहे हैं, उनकी पहचान करना भी जरूरी है कि वो लोग कौन थे। आज जवाब तो चाहिए। मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।